हेलो बच्चों, वेलकम टू अवंती फेलोज। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर टेस्ट विच इज योर इवोल्यूशन का टेस्ट कोड है आपका SBAD 2644। इस चैप्टर टेस्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे, टोटल वी हैव 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चंस का आज हम डिटेल में सोल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इस टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बेनिफिट होगा कि आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक किया है, सो आप लोगों को एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने कैसे मिस्टेक किया है। सो आप लोगों को अपनी टेस्ट एनालिसिस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देखेंगे। ऑल्सो विल ट्राई टू गिव देयर सॉल्यूशंस कि जितना पॉसिबल हो पाए आप लोगों को सॉल्यूशंस भी समझ में आए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर yet they perform similar function। ये किसका एग्जाम्पल है? अब क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक चीज बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि आपके पास ऑक्टोपस एंड आईज है कैट की, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये आपका सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? यू हैव टू ऑप्शन, दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन्स, एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन। सो एनालोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होता है एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सो इट मींस आपका ये ऑप्शन क्या होने वाला है? एनालोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन्स को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एनालोगस दिया हुआ, यहाँ पे भी एनालोगस। एनालोगस ऑर्गन किस टाइप का इवोल्यूशन शो करता है? So you have a very simple trick कि homologous organ H represent D. D is what? Divergent evolution. तो HD से आप इसको याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और आपका AC HD AC, A for analogous organ और C for convergent evolution, C for convergent evolution। तो अब आप खुद बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे? करेक्ट आंसर वुड बी एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से इवॉल्व हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज योर सी। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय। कि भाई अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को वी वांट कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। जेनेटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है। क्या इक्वेशन होती है आपकी? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। कि वी वांट कि हर एक पॉपुलेशन इस ही इक्विलिब्रियम को, इस ही इक्वेशन को मेंटेन करे। तो वी हैव 4 रीजन। यहाँ पे इन्होंने 4 रीजन दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन कब आपकी फॉलो नहीं होगी? रैंडम मेटिंग होगा, लैक ऑफ माइग्रेशन या लैक ऑफ म्यूटेशन या फिर लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। किसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी? बताओ जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है इसका? तो भाई हमारे पास होगा कि भाई कहीं पे भी कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो म्यूटेशन, देयर शुड बी नो जीन फ्लो एंड जितनी भी मेटिंग है वो रैंडमली होनी चाहिए। अगर रैंडम मेटिंग नहीं होगी, if there would be no random mating, तो it means वो आपकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो आपका मेंटेन्ड नहीं रह पाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बताओ। करेक्ट आंसर वुड बी, जल्दी से, करेक्ट आंसर इज योर यस, करेक्ट आंसर इज योर लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। कि भाई अगर रैंडम मेटिंग नहीं हुआ तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट 83, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विदिन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज टू रेफर इट। क्वेश्चन समझो क्वेश्चन में क्या बोलता है। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी, भाई जीन की फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंजेस आए किसी भी पार्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, इट कैन अकर बाय चांस। वो बाय चांस हो सकता है कि भाई एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन फ्लो हो गया या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो भाई आपका क्या हुआ है कि एक पॉपुलेशन से निकल के दूसरी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जाके रहना शुरू, तो अचानक से उसके जीन्स में ड्रिफ्ट आ गया है, so we call it genetic drift. So correct answer we have is genetic drift, जो कि एक रैंडम चेंज होता है किसी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, और ये बाय चांस मूवमेंट इसकी वजह से आता है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। थॉर्न ऑफ बोगेनविला एंड टेंड्रल ऑफ कुकुरबिटा आर द एग्जांपल्स ऑफ, किस टाइप के ये आपके एग्जांपल्स? अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस दिए हुए, देखो दीज आर नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये नहीं है, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। ऑल्सो दीज आर नॉट द हाइब्रिड्स, इसको हमने कैंसिल कर दिया। बचते हैं एनालोगस होमोलोगस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव एक्सप्लेन एनालोगस में क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब क्या ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने? थोर्न्स आर द कांटे जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, टेंड्रिल्स उसको क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट देने में हेल्प कर रहा है, तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हुए एंड दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। एंड होमोलोगस ऑर्गन किस टाइप का इवोल्यूशन दिखाता है? आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। Question number 85. Which of the following pair are homologous organ? Again यहाँ पे आप लोगों को homologous organs के क्या examples हैं वो याद होने चाहिए। Wings of bat and locust. अब सबसे important चीज है, सबसे important चीज क्या आती है? सबसे important चीज ये आती है कि homologous organ की definition। homologous organ अभी हमने lastly पढ़ा कि भाई they perform different function। लिख लो, अगर आपको याद नहीं रह पाता तो हमेशा लिख के याद किया करो। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं आपके? होमोलोगस ऑर्गन्स आपके दे शो डिफरेंट फंक्शन बट सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तभी दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास अलग अलग एरिया में डाइवर्ज हो गए हैं सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल। अब आपको देखो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आप नहीं देख पाओगे बट आप यहाँ पे फंक्शंस तो पता कर सकते हो ना कि क्या बर्ड्स और लोकस्ट के दोनों के विंग्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जी नहीं, दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड हो गया एंड स्पैरो हो गया, या फिर पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस, तो ये सब क्या है? दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बर्ड्स हो गया, स्पैरो हो गया, ये उड़ने का काम करते हैं, और जो फिन्स होते हैं वो उसको स्विम करने में। डिफरेंट फंक्शन हुआ और स्ट्रक्चर सेम है। फर्स्ट में क्या था? विंग्स ऑफ बर्ड दोनों को उड़ने में हेल्प करता है, विंग्स सिमिलर फंक्शन हो गया, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। बैट और बटरफ्लाई के विंग्स, भाई बैट के विंग्स उसको क्या करने में हेल्प करते हैं? क्या उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं? नहीं, दे हैव सेम फंक्शंस, दोनों के दोनों फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। लेग्स ऑफ फ्रॉग एंड कॉकरोच चलने में हेल्प करता है, फ्रॉग को भी और कॉकरोच को भी, सिमिलर फंक्शन हो गया। तो डिफरेंट फंक्शन किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में आपको डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं कि भाई हमारे बर्ड और स्पैरो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं इनके विंग्स, और पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट फंक्शन हुआ बट दे हैव सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following structure is homologous to the wings of a bird? homologous बताना है मतलब they should perform different function, anatomical structure सेम होना चाहिए। तो बर्ड के विंग्स उसको उड़ने में हेल्प करता है। हिंड लिम्स ऑफ रैबिट, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, डोर्सल फिन ऑफ शार्क, या फिर विंग्स ऑफ वर्म। बताओ इसका आंसर जल्दी से। करेक्ट आंसर इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। विंग्स, बर्ड के जो विंग्स होते हैं उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? व्हेल के फ्लिपर्स के सिमिलर होती है। बाकी सब में फंक्शन अलग अलग है बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर। एग्री एवरीवन? नेक्स्ट,
फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली आपके एनारोब। तो ये बोलता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये चीज एक्सप्लेन किया गया कि जो सबसे पुराने ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पे आए वो नॉन ग्रीन थे एंड एनारोब थे। First statement. Second statement, the first autotrophic organisms were the chemoautotrophs that never released oxygen. कि जो सबसे पहले autotrophic organ वो chemoautotrophs थे जो कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। क्यों ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे? क्योंकि वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं कर पाते थे एंड दे नेवर यूज H2O। वो H2O की जगह पे दे यूज H2S। At the place of H2O they use H2S, so जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाता था। तो स्टेटमेंट 2 सही है। What about स्टेटमेंट 1? क्या स्टेटमेंट 1 सही है? यस, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म नॉन ग्रीन थे एंड वो एनारोब्स थे बिकॉज ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मैक्सिममली एनारोब थे। फिर जैसे ही धीरे धीरे आपका कीमोटोट्रॉप्स में आपका फोटोट्रॉप्स आने शुरू हुए, H2O का यूज करना शुरू किया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, तो वहां पे आपका ऑक्सीजन आना शुरू हो गया था एंड जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग बन गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 एनालोगस स्ट्रक्चर सारा रिजल्ट ऑफ, ये भी मैं आपको अभी समझा चुकी थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए सी से याद रखना है, एच डी से आपको याद रखना है। एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एनालोगस आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल is represented by। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन में हेटेरोजाइगस, अब हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या है आपकी? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपका p स्क्वायर है ये आपको बताता है होमोजाइगस डोमिनेंट, इट शोज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड q स्क्वायर रिप्रेजेंट होमोजाइगस रिसेसिव। And 2pq represent heterozygous dominant. Heterozygous dominant. तो बताइए हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2pq ना, pq से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, 2pq से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है यहाँ पे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 chronological order of human evolution was from early to the recent is। आपको ह्यूमन इवोल्यूशन का ट्रेंड यहाँ पे बताना है कि आपका ये क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो भाई बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपके क्या आए थे बताओ? सबसे पहले आपके आए थे रामापाइथिकस। रा से हम इसको याद रखते हैं, राम होता है ना आर ए, तो पहले आर आएगा देन ए आएगा, तो सबसे पहले आपके रामापाइथिकस, देन आपके ऑस्ट्रेलोपाइथिकस एंड देन आपके होमो हैबिलिस एंड देन होमो इरेक्टस आए थे। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने रामा पहले लिख दिया, ठीक है, लेकिन फिर होमो हैबिलिस लिख दिया, दिस इज इनकरेक्ट। ऑस्ट्रेलो पहले लिख दिया, नहीं भाई पहले रामापाइथिकस आए थे, अगेन इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if। ये भी एक क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके हैं इस टाइप का, जहां पे हमने देखा था कि अगर रैंडम मैटिंग नहीं हुआ तो इक्वेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अगेन उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if। पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर क्या हुआ? कोई माइग्रेशन नहीं हुआ, पॉपुलेशन लार्ज हुआ, इंडिविजुअल मैट करेंगे, मतलब सिलेक्टिव मैटिंग अगर हो रहा है, रैंडम मैटिंग नहीं हो रहा है, उस केस में दे आर सेइंग एंड देयर आर नो म्यूटेशन। तो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब रैंडम मैटिंग नहीं हो पाएगा। वन एंड ओनली सोल्यूशन पहले भी यही था, तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा हुआ है। तो दिस इज करेक्ट आंसर।
एक सेकेंड, 91 दो बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी किसका था? आपको यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी सबका याद होना बहुत जरूरी है, तो मैं एक एक का आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वी हैव होमो हैबिलिस का लिख लेते हैं। होमो हैबिलिस का क्रेनियल कैपेसिटी होता है 650 सीसी टू 800 सीसी का होता है, ठीक है। अगर आप देखें होमो इरेक्टस का, तो होमो इरेक्टस का आपका इनसे ज्यादा होता है। निंडरथल मैन का अगर आप देखें, निंडरथल मैन का 1400 सीसी होता है। होमो हैबिलिस का अगर आप देखें तो होमो हैबिलिस का 1450 सीसी होता है। अब मेरे को बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। सबसे छोटा किसका है? होमो इरेक्टस, सॉरी होमो हैबिलिस। होमो इरेक्टस का होमो हैबिलिस से भी ज्यादा है, अराउंड 850 सीसी होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, होमो हैबिलिस। सबसे स्मॉलेस्ट सीसी आपको बताना था। 94, डार्विन इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट दैट। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी हमको क्या बताती है? नेचुरल, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन, की नेचर हर चीज को सिलेक्ट करता है, कि जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने अंदर एडेप्टेशन करेगा, नेचर उसी को सिलेक्ट कर लेगी, अनलेस नेचर उसको डिस्कार्ड कर देगी। जो सर्वाइव करने के लिए फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी यहीं से बन के आया था। कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर इनहेरिटेड बाय इट्स ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको ये समझ के चलना है कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होंगे। क्या ये थ्योरी ऑफ सिलेक्शन है? नहीं। एनवायरमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन, ऑब्वियसली एनवायरमेंट रोल प्ले करता है। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फेवरेबल वेरिएशन, भाई जितना ज्यादा वेरिएशन आपके अंदर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होगा, फेवरेबल वेरिएशन होगा, पॉजिटिव वेरिएशन होगा, वही विच अपियर अमंग इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज, वही इंडिविजुअल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड जिसमें फेवरेबल वेरिएशन होगा, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होगा, नेचर सिर्फ और सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा। हेरिटेबल वेरिएशन अराइजेस थ्रू चेंजेस इन द जीन कॉम्प्लेक्स, सो करेक्ट आंसर इज सी हियर, विदाउट एनी डाउट। बाकी तीनों ऑप्शंस तो आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है। हेरिटेबल वेरिएशंस आपका नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, इन 1953 एसएल मिलर साइंटिस्ट ने he created primitive earth conditions in the laboratory, कि भाई अर्लीस्ट टाइम में जो अर्थ पे कंडीशंस थी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, उन्हीं सेम कंडीशंस को लैब में क्रिएट किया। एंड दे गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस for the origin in the first form of life from pre-existing non-living organic molecule. The primitive earth condition created include, भाई जो उन्होंने primitive earth condition बनाई थी उसके अंदर क्या था? लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था, तो भाई लो टेम्परेचर तो नहीं था। पहली चीज आपको ये समझ में आई, तो अकॉर्डिंगली हम लो टेम्परेचर वाले ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कर दिया। हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म था, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एग्जैक्टली तो नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था? जी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था स्टार्टिंग वाला। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडाइजिंग था, ऑक्सीडाइजिंग में तो कभी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऑक्सीडाइज होते चले जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब आपके डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा। हमेशा रिडक्शन जो होता है वही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन में ब्रेक डाउन होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी हियर, atmosphere containing CH4 and NH, etc. Clear? 96. According to Lamarckism, long neck giraffe evolved because, भाई जिराफ की इतनी लंबी लंबी नेक हुई थी किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का सबसे ज्यादा यूज किया। जिस ऑर्गन को आप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो ऑर्गन उतना ज्यादा आपका डेवलप हो जाएगा। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। तो भाई इन फर्स्ट ऑप्शन में लिखता है कि ह्यूमन सिर्फ लॉन्ग नेक वंस को प्रेफर करते थे, नहीं। ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ नेक मेनी जनरेशन बाय शॉर्ट नेक वन, भाई आपने क्या किया, हमारे जो जिराफ थे उन्होंने अपनी नेक को इतना ज्यादा स्ट्रेच किया। स्ट्रेच क्यों किया? क्योंकि वो प्लांट्स की लीव्स खाते थे, जो नीचे वाले लीव्स थे वो तो खा लिया उन्होंने, अब ऊपर ऊपर हाइट पे लीव्स बच जाती तो अपने आप को सर्वाइव कराने के दे स्ट्रेच देयर नेक्स, जिसकी वजह से उनकी नेक का साइज इंप्रूव होता चला गया।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी दो ऑप्शंस भी देख लो एक बार। नेचर सिलेक्टेड ओनली लॉन्ग नेक वन नहीं, शॉर्ट नेक वन सडनली चेंज इनटू जी नहीं, ये धीरे धीरे होने वाला। मैनी जनरेशंस तक उन्होंने अपने नेक को स्ट्रेच किया जस्ट टू सर्वाइव देम, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड बिलो इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में आपको मैचिंग करना है। सेलेक्ट द आंसर व्हिच गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी देखा हमने एसएल मिलर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन। सो ए का आंसर क्या होना चाहिए बताओ, ए शुड बी, और ए का क्यू होना चाहिए। तो देख लेते हैं ए का क्यू, तो ए का क्यू मार्क किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही मेरे को मेरा ऑप्शन मिल गया। बाकी भी देख लेते हैं। आपका जो पास्चर साइंटिस्ट थे, पास्चर साइंटिस्ट ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। डार्विन साइंटिस्ट ने आपका नेचुरल सिलेक्शन दिया था। ऑपेरिन ने आपका थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिया था। सो करेक्ट आंसर इज बी। एक बार मैच कर लो। आई होप आप लोगों ने सबने सही ही किया होगा क्वेश्चन, बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन। राइट एवरीवन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98. Darwin proposed that new species evolve from ancestral form by, डार्विन ने बोला कि भाई जो नई स्पीसीज होती है वो एंसेस्टर्स से ही कहीं ना कहीं डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है? ए ऑप्शन में ध्यान से, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एंसेस्टर्स होते हैं धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करती है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस आता है। स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन। बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए भाई? जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है, वैसे धीरे धीरे एडेप्टेशन आता जा रहा है स्पीसीज के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास एंसेस्टर से नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नोटिस्ड इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके अंदर नोटिस किया गया था सबसे पहले? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते। बताओ जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहली चीज ये हमेशा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर ही देखा जाता है। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ही ये आपका किया जाता है। लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होगा, प्लांट पॉपुलेशन में नहीं, एनिमल पॉपुलेशन। सो स्मॉल पॉपुलेशन इन विच प्रोजेनीज मे और मे नॉट गेट म्यूटेटेड जीन्स, ज्यादा जरूरी नहीं है म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमली आपका एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। सो करेक्ट आंसर इज सी हियर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूगो डे व्रीज ने आपका इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को बोला था कि एक डिसकंटिन्यूअस रैंडमली सडनली होने वाला चेंज है, एंड उसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया था व्हिच इज योर सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। So correct answer is B here. Next, the phenomenon of adaptive radiation can be exemplified by adaptive radiation के process को आप किस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर पाओगे? तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो आपका चेंजेस आते हैं, जो इवोल्यूशन आता है, उसी को हम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उसको हम एग्जाम्प्लीफाइड कर सकते हैं डार्विन फिंचेस के थ्रू भी, क्योंकि जो डार्विन फिंचेस थी, आपकी जो फिंचेस थी वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई, एंड उस वजह से दे स्टार्टेड फॉर्मिंग न्यू अडेप्टेशन, के अंदर नए नए अडेप्टेशन आए थे उनकी जोग्राफी चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इसके अंदर भी सेम चीज। व्हाई नॉट बी? बिकॉज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। सो ए एंड सी, करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। ए ऑप्शन, एनालॉगस ऑर्गन्स हैव इवॉल्व्ड
ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ए सी करेक्ट है। डी द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम may be disturbed by lack of random mating question से हम ये चीज समझ चुके, दिस इज आल्सो करेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होकर रहा है। डार्विन वेरिएशन क्या रैंडम और डायरेक्शनलेस था, ये आपको बताना है, इज इट करेक्ट और नॉट? नहीं, डार्विन वेरिएशन आपका रैंडम नहीं था, स्लोली होने वाला, ग्रेजुअली होने वाला चेंज था और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाला। ये रैंडम एंड डायरेक्शनलेस was given by Hugo de Vries। ये सॉल्टेशन है, दिस इज सॉल्टेशन जो कि ह्यूगो de Vries ने दिया था। तो बाकी तीन स्टेटमेंट मेरे बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट इज डी ओनली, सिर्फ और सिर्फ डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला। भाई थॉर्न्स है, कांटे हैं, टेंड्रिल्स सपोर्ट में हेल्प करेंगे। फंक्शन अलग अलग है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। तो फंक्शन डिफरेंट होगा तो क्या आंसर आना चाहिए? ऑलरेडी कर चुके हैं हम भाई, डिफरेंट फंक्शन हैविंग सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आर द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस। तो एनालोगस को कट कर दो तो होमोलोगस में कैसा इवोल्यूशन आता है? एचडी वाला इवोल्यूशन आता है। सो करेक्ट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट, which of the following is not an Australian marsupial? आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं है? सो आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन नहीं है? सी लेमोर। लेमोर आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं है। आपका कैंगरू, वॉम्बेट, बेंडिकोट, ये तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, जबकि आपका जो लेमूर है ये कि आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल नहीं है, ये मेडेस्कर का आपका एक नेटिव था, बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया के थे। सो करेक्ट आंसर इज सी। ये किसका नेटिव था? इट वाज नेटिव टू मेडेगास्कर का, ये आपका नेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेचर सेलेक्ट मोर इंडिविजुअल with mean characteristics compared to variant, which kind of selection? अगर ये आपका मीन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, ऐसे आपका ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है, तो उसको क्या बोलता है? मीन वैल्यू में। तो मीन वैल्यू में आपका एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है, नहीं होता है वो? यस, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। डायरेक्शन में क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट कर रही है, तो हाई वैल्यू को, लो वैल्यू को। डिसरप्शन में दो वैल्यूज को, दो टाइप के इंडिविजुअल को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो ये है ही नहीं, बिकॉज नेचर सेलेक्ट कर रही है। तो एग्जाम क्वेश्चन में दे दिया, इफ नेचर सेलेक्ट, सो इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ए। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज जीनस ऑफ extinct vascular land plant of Devonian period and is thought to be a part of the group from which modern ferns and seed plant grow? बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना है। ये जो आपका प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन का चार्ट दिया हुआ है ना, उस चार्ट से ये आपका क्वेश्चन है कि आपका किस जीनस से आपके एक्सटेंड हुए हैं, आपके डेवलप हुआ है कौन? मॉडर्न फर्न प्लांट्स एंड सीड प्लांट। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको दिखता है साइलोफाइटन। साइलोफाइटन से आपके एक्सटिंक्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स डेवलप हुए हैं डेवोनियन पीरियड के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज साइलोफाइटन। ये अर्ली वेस्कुलर प्लांट का एक जीनस है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लिंक भी इसको कंसीडर किया गया है किस किस के बीच में? मॉडर्न फर्न्स एंड सीड प्लांट के बीच। करेक्ट, साइलोफाइटन। Next question, what was the most significant trend in the evolution of Homo sapiens from his ancestors? ध्यान से समझो क्वेश्चन। सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड आपसे पूछा हुआ है इन द इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। एक ट्रेंड आपको बताना है होमो सेपियंस का इवोल्यूशन कौन से एंसेस्टर्स है। सो दे हैव गिवन अस 4 ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। बाइनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब है कि यू आर यूजिंग बोथ ऑफ योर आईज फॉर विजन। तो ये आपका नहीं बता रहा कि एंसेस्टर्स से है। शॉर्टनिंग ऑफ जोज, भाई शॉर्टनिंग ऑफ जोज आपका ह्यूमन इवोल्यूशन में था, बट इट इज नॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड।
अपराइट पोस्चर आपको बाइपेडलिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड था, बट अकर्ड मोस्ट अर्लियर, सबसे पहले आपका ह्यूमन इवोल्यूशन में देखने के लिए मिल गया था। होमो सेपियंस का इवोल्यूशन पूछ रहे हैं, तो भाई होमो सेपियंस का इवोल्यूशन किसके थ्रू आया था? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। भाई जैसे जैसे क्रेनियल कैपेसिटी डेवलप होती चली गई, ऐसे आपका होमो सेपियंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड फंक्शन। भाई सबसे ज्यादा एडवांस फंक्शन होमो सेपियंस के अंदर देखे जाता है। सो इट इज द की इवोल्यूशनरी चेंज जिसने आपके मॉडर्न ह्यूमंस को डेवलप कराया है। सो करेक्ट आंसर इज डी और ए, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। नेक्स्ट, which of the following is not an assumption of the Hardy-Weinberg principle? इनमें से हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल का कौन सा एक assumption नहीं है? अब हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल की इक्वेशन आपको याद हो गया, रैंडम मैटिंग नहीं होना, लैक ऑफ रैंडम मतलब रैंडम मैटिंग होना चाहिए, देयर वुड बी लैक ऑफ रैंडम मैटिंग, तो आपको फॉलो नहीं होगा। मैटिंग मस्ट बी रैंडम, राइट? नो सिलेक्शन कैन बी ऑपरेटिंग ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। This is correct. The gene pool must have balanced polymorphism. Population must be large. बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? Yes, भाई रैंडम मैटिंग होना चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, बट उन्होंने जीन पूल के बारे में कोई assumption नहीं दिया था कि जीन पूल बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि दीज आर द कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस रहेंगी तो जीन पूल बैलेंस ही रहेगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी आपकी। सो नॉट एन assumption में क्या आएगा आपका? सी आएगा। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, if in animals the same structure developed along different direction due to adaptation to different need is called, if animals के अंदर सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके, ड्यू टू मतलब वही अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एंड वहां पे जाने के बाद उनकी सेम स्ट्रक्चर से अलग अलग एडेप्टेशंस उनके अंदर देखने के लिए मिल रही है। सो इट विल लीड्स टू, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बताओ? दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, they have same structure and they are moving to different directions, तो वहां पे जाके they will start performing different function. So it would be an example of homologous organ, and homologous organ किस टाइप का evolution दिखाते हैं? They show divergent evolution. It's not an convergent evolution, adaptive radiation नहीं है, biogeographical evidence भी नहीं है। Correct answer is C. Next question, which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? ए ऑप्शन, डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, छोटे हैं और डायरेक्शनल है, ठीक है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ड इन वेरिएशन, एनी पॉपुलेशन जिसके अंदर कोई भी वेरिएशन आया है इन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ डायरेक्शनल फैक्टर ब्रिंगिंग अबाउट, क्या ये डायरेक्शनल फैक्टर है? जी नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट इन डायरेक्शनल फैक्टर, दिस इज डायरेक्शनलेस फैक्टर। क्या होता है ये आपका? ये एक डायरेक्शनलेस होता है। डायरेक्शनल तो आपका क्या होता है? डार्विनियन वेरिएशंस होते हैं। फिटेस्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड, दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है। सो इनकरेक्ट इज योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, genetic drift in a population probably results from, जो genetic drift होती है किसी भी population में, वो किससे आती है? randomly population की एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस पढ़ो फटाफट से एंड लेट मी नो। देखो, when migration of a section of population, अगर क्या एक पूरा का पूरा population का सेक्शन अगर माइग्रेट होगा तब जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा? जी नहीं। लार्ज पॉपुलेशन साइज हमेशा रिजल्ट किससे आता है? लार्ज पॉपुलेशन साइज से। हाई जेनेटिक वेरिएबल इंडिविजुअल नहीं। कांस्टेंट लो पॉपुलेशन म्यूटेशन रेट, क्या वहां पे म्यूटेशन रेट लो होना चाहिए? बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट?
यस, हमेशा जेनेटिक एक पॉपुलेशन प्रोबेबली किससे आती है, लार्ज पॉपुलेशन साइज से आती है. सो करेक्ट आंसर इज बी ही. नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से. मटर के अंदर अ जीन कंट्रोल फ्लावर कलर, मतलब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं. दे आर सेइंग आर जो है कैपिटल आर इज शोइंग डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल आर इज शोइंग व्हाइट कैरेक्टर, मतलब आपका रिसेसिव कैरेक्टर. एक आइसोलेटेड पी प्लांट में टोटल 36 पर्पल प्लांट हैं और 64 व्हाइट वाले हैं. तो टोटल कितने हो गए, तो वी हैव टोटल 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100. मेरे पास टोटल 100 हो गए. आपको क्या बताना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. आपको यहाँ पे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको होमोजाइगस रिसेसिव बताना है. होमोजाइगस रिसेसिव आपको बताना है, होमोजाइगस वाला रिसेसिव कितना है 64, तो टोटल से उसको डिवाइड कर दो 64 बाई 100, दिस इज योर 0.64 आंसर आ गया. अब इस 0.64 क्या है, 0.64 इज योर क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.64. अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज डी. बताओ आया या नहीं आया समझ में. और अगर यहीं पे आपसे पी की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे तो क्या करोगे, 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 0.2 आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी. 2 पी क्यू निकालने के लिए बोल देंगे तो 2 इंटू P is what 0.2, Q is what 0.8, ये आपका 2pq की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है मतलब, वेरी वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refers to the correct example of organism that have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic. अब सबसे पहले we need to understand anthropogenic actions are the action जो कि man made actions होते हैं, जो human activities से आते हैं, arises due to human activities. जिसका सबसे अच्छा क्वेश्चन हम लोग पेपर्ड मोथ का समझते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद आपकी डार्क कलर्ड पेपर्ड मोथ आपकी सरवाइव करने लग गई थी. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी लाइट कलर्ड वाली पेपर्ड मोथ, क्यों, क्योंकि प्लांट्स वहां पे एरिया आपका नॉन पॉल्यूटेड था, तो प्लांट्स के ऊपर आपके लाइकन्स थे, लाइकन्स का कलर लाइट होता है, लाइट कलर के ऊपर लाइट कलर की पेपर्ड मोथ बहुत इजीली सरवाइव कर पा रही थी. So first is saying Darwin finches of Galapagos Island. Galapagos Island पे जो आपके डार्विन है, क्या वो एंथ्रोपोजेनिक था? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स बनाए गए. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना. ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड में ऑब्वियसली हमने क्या किया भाई, वीड्स के ऊपर इतने ज्यादा हर्बिसाइड्स का यूज करते चले गए जिसकी वजह से वो वीड्स हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन गए. मैनमेड है. ड्रग रेजिस्टेंट यू कह रहे, ऑब्वियसली आपका मैनमेड है. डार्क कलर्ड पेपर्ड मोथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली मैनमेड है. तीनों में ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. सो करेक्ट आंसर इज सी, सेकंड, थर्ड एंड. एग्री? आई होप समझ में आ गया होगा सबको. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो किसके एग्जांपल है भाई? स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों के दोनों फूड स्टोरेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. अब इफ दे आर स्टोरिंग फूड तो भाई ये क्या, कैसा इवोल्यूशन है? फंक्शन सेम है या नहीं है? फंक्शन से स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, बट डिफरेंट क्या है इनके अंदर बताओ. यस, बोथ स्वीट पोटैटो आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाएंगे. एग्जैक्टली, दे आर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ऑर्गन कैसे हुए, ये एनालोगस ऑर्गन्स हुए, बिकॉज दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है. दोनों के दोनों अलग अलग एडेप्टेशंस है. So correct answer is convergent evolution and analogous. So B and D. Correct answer is B here, right? So, next question. All the varieties of Darwin finches की जितनी भी varieties हैं, have evolved on the island itself from an ancestral species. बीक के अंदर उनको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा था कि भाई जिस टाइप का वो फूड खा रही थी उसी अकॉर्डिंग उनकी बीक मॉडिफाई हो रही थी. ओरिजिनल वैरायटी क्या थी डार्विन फिंचेस की, जिससे आपकी
अलग अलग टाइप की फिंचेस डेवलप हुई। सबसे स्टार्टिंग में वो फिंचेस कैसी दिखती थी? तो सबसे स्टार्टिंग में नॉर्मली क्या खाती थी? दे वर सीड ईटिंग फिंचेस। सीड ईटिंग से फ्रूट ईटिंग बनी, इंसेक्ट ईटिंग बनी, वुड ईटिंग बनी, कैक्टस ईटिंग बनी, अलग अलग वेरिएशन, क्योंकि जैसे जैसे उनको फूड अवेलेबिलिटी चेंज होती गई उनके सामने, ऐसे ऐसे उनका चेंजेस आता चला गया। सो ओरिजिनल वर्ब वाज seed eating finches. A is the correct answer. Next question. Which of the following was implied as a mechanism of evolution by Darwin? Darwin के through mechanism of evolution कौन सा implied हुआ है? Very simple. भाई जितना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है सबसे ज्यादा किसके थ्रू हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। एक्वायर्ड कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के थ्रू भी नहीं, वेरिएशन एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है भाई, नेचर ने जैसे जैसे एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आए, आपके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस हुए, एंड दोस फेवरेबल वेरिएशंस लीड्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। कि नेचर गेट सेलेक्ट योरसेल्फ, आपको नेचर सेलेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू योर वेरिएशन, कि आपने कैसा वेरिएशंस आपकी बॉडी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, excessive use of antibiotics resulted in natural selection of antibiotic resistant varieties of bacteria in a much lesser time scale. जितना देखो सब ज्यादा से ज्यादा यूज एंटीबायोटिक्स का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया, तो जितना ज्यादा आप उसको यूज करते गए एंटीबायोटिक्स को जस्ट टू किल द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ने, बॉडी ने अपने अंदर एडेप्टेशन कर लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्हें अपने अंदर डेवलप कर लिया बहुत कम टाइम में, एंड जस्ट गेट रेजिस्टेंट देमसेल्व्स, अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया। तो जो बैक्टीरिया ने अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक, उसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, और जिसने अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं बनाया वो वहीं पे आपका किल हो गया। सो ये एक किसका एग्जाम्पल है? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्योंकि ह्यूमंस एक्टिविटी इन्वॉल्व है ना एंथ्रोपोजेनिक्स में। एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा, फाउंडर इफेक्ट नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ, बैक्टीरिया ने अडेप्ट किया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस ने ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज करना शुरू किया। तो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Darwin theory of evolution, and select the correct option. Genetic variability is the raw material for operation of natural selection, right? भाई जितना ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आएगा उतना ही इंडिविजुअल्स के अंदर नेचुरल सिलेक्शन हो पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, भाई डार्विन ने किया था, डार्विन एक्सप्लेन्ड दिस थ्योरी कि जो इंडिविजुअल नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव करने के लिए फिट बना पा रहा है, फिट कैसे बनाएगा? जब अपने अंदर वेरिएबल, अपने अंदर वेरिएशंस करेगा, फेवरेबल वेरिएशंस जब वो अपने अंदर करेगा, तभी उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी लगेगा, जो सरवाइव करने के लिए फिट है। सो ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल कैन नॉट ऑपरेट इफ। हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल कब ऑपरेट नहीं होगा? सिर्फ और सिर्फ जब आपकी रैंडम मैटिंग नहीं होगा, पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, तब तो ये आपकी ऑपरेट हो जाएगी, तब तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। फ्रीक्वेंट म्यूटेशन हो रहा है, नहीं, म्यूटेशन जो होता है आपका वो फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। द पॉपुलेशन हैज नो चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पॉपुलेशन, इंटरेक्शन के चांसेस होने चाहिए, उसी को तो रैंडम मैटिंग बोलेंगे, फिर रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन हैज नो चांस, अगर नो कोई चांस नहीं मिलेगा। फ्री इंटरब्रीडिंग अकर अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के अंदर फ्री इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। तो बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अकर इन द, फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, तब हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल आपका ऑपरेट नहीं हो पाएगा। दिस इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का, which one of the following option gives one correct example each of convergent evolution and divergent evolution? एक करेक्ट एग्जांपल देना कन्वर्जेंट का और एक डाइवर्जेंट का। कन्वर्जेंट आपका क्या फॉलो करेगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस ऑर्गन होने चाहिए, और डाइवर्जेंट में आपके होमोलोगस ऑर्गन होने चाहिए।
फाइंड करो जल्दी से कहाँ पे आपको कैसे ऑर्गन्स दिए हुए हैं। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एंड विंग्स ऑफ बैट हो गया एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हो गया। ठीक है, ये आपके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की आपके क्या क्या एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिया, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। एग्जैक्टली, तो मेरे को तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ जी, ए में तो हमें दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, तो अब गलती कहाँ किया हुआ है इन्होंने, मैच कर लेते हैं क्या। Convergent evolution, thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. Convergent evolution, analogous, bougainvillea and tendril, दोनों के functions अलग अलग है, they perform different function. Divergent evolution, wings of butterflies and birds. ऐसी सी ऑप्शन में आपका fourlimbs of vertebrate divergent evolution है, wings of butterfly and birds नहीं. D, convergent evolution, thorns of bougainvillea and cucurbita and divergent eyes of octopus, भाई convergent evolution. तो बाकी सारे options incorrect है. We have our correct option is A. सो आई होप आप लोगों को जितने भी हमने क्वेश्चंस आज की क्लास में किए हैं वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द क्लास विद योर टीचर। आप अपनी क्लास में टीचर से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।